हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। प्रीलिम्स को वैसे भी अभी 100 से 110 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपका रिवीजन जो है थ्रू पीवाईक्यूज़ कराया जाए कि आपको कैसे पढ़ना है कि आपका पीवाईक्यूज़ भी टैकल हो जाए और पीवाईक्यूज़ के थ्रू कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं। सो अपन 2013 से शुरू करेंगे पीवाईक्यूज़ एंड 2025 से ले जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज लेके जाएंगे। जैसे अभी ये अपन का जो स्टार्ट होने जा रहा है ये पॉलिटी का है। किसका है? पॉलिटी। अपन बात करेंगे यहाँ पे पॉलिटी की कि कौन सी क्या अप्रोच रखनी है, कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को और कैसे रिवाइज करना है इफेक्टिवली। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल की बात कर रहा है। मनी बिल अंडर आर्टिकल 1110 ओके इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाई राज्यसभा। अगर मनी बिल को अमेंड कर दिया जाए राज्यसभा के द्वारा तो अब क्या कर सकते, लोकसभा क्या कर सकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। कि लोकसभा बिल को वैसे ही लेके चल आगे बढ़ जाए, जो राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? द लोकसभा में स्पेंड बिल टू द में सेंड बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन। ओके, द फोर्थ क्या कहता है? द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग होती है। बट अपन को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और मनी बिल सीएम कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ओके, फिर अपन क्या बात करते हैं 110। तो इस पर ये कहता है कि अगर मनी बिल है, मनी बिल में आर्टिकल 110 के अंदर लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है वेदर बाई मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। ओके, तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कि भाई लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगा, एक्सेप्ट करे ना करे राज्यसभा का रिकमेंडेशन। अगर राज्यसभा 14 दिन तक उसको वेट कराते हैं, कितने दिन, 14 डेज, तो बिल पास माना जाता है, बिल पास हो जाएगा। उसको राज्यसभा में फिर से भेजने की ज़रूरत नहीं है या फिर कंसिडर करने कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस पर ऑप्शन ए इज़ द ट्रू आंसर। और इस पर आपको कैसे पढ़ना है कि भाई जैसे ज्वाइंट सिटिंग आई तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, अंडर आर्टिकल 108 क्या लिखा हुआ है, किसकी किसकी हो सकती है, क्या प्रोविजंस है, अभी तक में कितने बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, कितने बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है अभी तक में। ठीक है, ये आप बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स से। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन कि सेकेंड क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट क्या कहता है? इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट सेम टाइम। कि एक सिंगल इंसान दो राज्यों को साथ में गवर्नर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में, तो उस पर बोला गया था कि सेम पर्सन जो है एक से दो राज्यों का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। ओके, एक से दो राज्यों का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है, साथ में दो राज्यों का गवर्नर भी हो जाएगा। और हाई कोर्ट्स के लिए भी प्रोविजन थे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। ओके, ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बात करता है द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाई गवर्नर। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ना कि गवर्नर। तो यहाँ पे इसने बाई लगा के गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकता था वो, तो उसने बाई लगा गवर्नर कर दिया। फिर उसके आगे क्या बोलता है? द स्टेट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आगे का स्टेटमेंट सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नर ये आगे इसलिए गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। तो इसको अपन चांसेस बन रहे हैं कि सही होगा, बट अपन आगे चल के एक स्टेटमेंट और देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है? इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज द अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने फिर क्या किया? अपॉइंटेड बाय लगा के उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर कर। ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे यूटीज़ में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, यहाँ पे कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है सीएम का अपॉइंट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? सेकंड नंबर, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं दिया गया है गवर्नर के रिमूवर के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इजीली बाई एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। ओके, यहाँ पे ओनली ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं लगती है। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको पास करता है, उसके लिए कंपलसरी रहता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, ये आपको प्री के हिसाब से याद रखना है। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया पहले भी कि जॉइंट सिटिंग अंडर किस आर्टिकल होती है, ये आपको कमेंट बताना है, अंडर विच आर्टिकल जॉइंट सिटिंग हैपेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर रेटिफाइड बाई लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ऑल नहीं होगा, यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रोविजन है। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या कहता है, हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन हमें चाहिए होगा, तो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, नाइदर है नाइदर टू। देख रहे हैं आप कि आपका अगर बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चंस में खुद ही इतना आपको वो ट्रिक्स दे देता है कि आप टिप्स दे देता है कि आप अगर ठीक से बिल्कुल शांत होकर पढ़े तो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कमेंट करके आप बताएंगे पहला। दूसरा बताएंगे आप कि अटॉर्नी जनरल फुल टाइम ऑफिसर होता है या फिर पार्ट टाइम ऑफिसर होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन सा होता है कि अपना कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, कि भाई गवर्नमेंट में कुछ हुआ तो उसके बिहाफ में अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और वेदर हाई कोर्ट हो। ठीक है, और स्टेट में क्या होता है सेम जगह पे आप ये आप कमेंट करके बताएंगे कि अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे हो गया, बट स्टेट लेवल पे कौन होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। पहला क्या बोलता है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, ये बिल्कुल सही है कि अटॉर्नी जनरल जो है लोकसभा के प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। मेंबर ऑफ द कमेटी, ठीक है, लोकसभा की हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। स्पीक लोकसभा राज्यसभा दोनों में कर सकता है, दोनों की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, बट वोट नहीं कर सकता वो किसी भी हाउस पे, वो वोट नहीं करेगा। ठीक है, वो वोट नहीं करेगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो ये एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन कौन कौन सही है, 1, 2 एंड 3। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि परमिशन लेने के बाद अटॉर्नी जनरल क्या प्राइवेट प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, मतलब प्राइवेट कोई अप्रोच करे तो उनके बिहाफ पे केस लड़ सकता है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। तो पहला क्या ऑप्शन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। जैसा आप जानते हैं कि एनडीसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो क्या करती थी कि प्लानिंग कमीशन के जो डिसीजन होते थे उसको इम्प्लीमेंट करती थी। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये गलत। दूसरा प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन भी आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्लानिंग कमीशन की जगह में किसको 2015 में लाया गया है, इसको हटा दिया गया है प्लानिंग कमीशन, इसके जगह में किसको लाया गया है आपको कमेंट करना है। और आपको कमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर बताना कि ये। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा प्लानिंग कमीशन और की जगह में 2015 में किसको लाया गया है, कौन सी बॉडी को लाया गया है और क्या फंक्शन है। और अभी तक में टोटल प्लानिंग कमीशन जब तक था तो कितने टोटल 5 ईयर प्लान बन सकते हैं, कितने 5 ईयर प्लान आ चुके हैं। ठीक है, थर्ड जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल के बारे में 2024 में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बट ये 2013 का पेपर है। तो अब देखिए पीवाईक्यूज कैसे लिंक हो रहा है, इसका क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो जोनल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। क्या बोला, डज नॉट। ओके, तो तीनों मेंशन नहीं होंगे, 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव ट्रू। अब इसके बारे में आपको क्या करना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का करंट स्टेटस क्या है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया तो उसकी जगह कौन सी बॉडी है, क्या चेयरमैन है, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, और जोनल काउंसिल में भी आपको पढ़ना है कि चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर है कौन है, ये आपको बताना है कमेंट में। ओके, मेंबर कौन कौन से हैं, क्या वर्किंग होती है। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो इंडिया था उसको जोन्स में बटे थे, अब उसको ग्रुप्स में बांट दिया गया ना, तो उसको भी आपको देखना है कि करंट में ये न्यूज़ में रहा है, तो इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस बार बन सकता है, जोनल काउंसिल से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या बोलते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉस फॉर द वोल और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रेडिस। अपना जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कंट्री के पूरे पार्ट के लिए और किसी भी पार्ट के लिए, छोटा पार्ट, पूरे पार्ट मतलब वोल ऑफ द कंट्री और छोटा पार्ट मतलब किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना सकता है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रेडिस। ये अपन की बात करते हैं आर्टिकल 51 के अंदर कि भाई कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है पार्लियामेंट को तो वो स्टेट विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन ही वो इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन क्या बोलता है, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। अब अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है, स्टेट वाले इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा में, तो क्या स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, बिकॉज राज्यसभा में तो ऑलरेडी है, तो नहीं होगा ये। ओके, सेकंड क्या बोलता है, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। जब स्टेट रिप्रेजेंटेड है राज्यसभा में तो मेजॉरिटी उनकी क्यों चाहिए होगी, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फेडरल फीचर नहीं है कि स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। थर्ड क्या बोलता है, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न,
ये भी नहीं होगा कि स्टेट जो है उससे कंसर्न लेके नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है सुप्रीम, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वही इम्प्लीमेंट होगा। और पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है कि वो वेग होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप उसको नल एंड वॉइड कर देगा अंडर आर्टिकल 13। ओके। और डी क्या बोलता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना होगा तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है विदाउट रेटिफिकेशन ऑफ एनी स्टेट। ओके, तो डी ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द गवर्नमेंट इनैक्टेड पार्लियामेंट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पेसा एक्ट, ओके, इन 1996, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आइडेंटिफाइड एज अ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पेसा एक्ट इम्प्लीमेंट किया 1996 में, तो उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो पहला टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। थर्ड, क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरिया। फोर्थ, फ्री ट्राइबल फॉर एक्सप्लोरेशन। देखिए, पेसा को इम्प्लीमेंट करने का रीज़न ही यही था कि सेल्फ गवर्नेंस देना, उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, उनको राइट्स उनको बताना। तो 1 2 3 सही होगा। लेकिन अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को बात करें, ये गलत है। क्यों? ऑटोनॉमस रीजन की बात की गई थी आपके आर्टिकल 6 के अंदर बात की गई थी, मतलब सॉरी शेड्यूल 6 के अंदर बात की गई थी। ठीक है, ना कि आपके पेसा के अंदर। शेड्यूल 6 के अंदर बात की गई थी ऑटोनॉमस का। अब आप बताएंगे, इसके साथ में क्वेश्चन है कि शेड्यूल 5 क्या है। ठीक है, शेड्यूल 5 क्या है, कितने स्टेट्स है उसमें, क्या और किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, तो इसका ऑप्शन होगा शेड्यूल 6 के अंदर बनता है, ऑटोनॉमस रीजन्स बनते हैं। शेड्यूल 5 भी आ सकता है, ऑप्शन में आया हुआ है लाइक 2024 में, बट शेड्यूल 5 नहीं होगा, शेड्यूल 6 होगा ऑटोनॉमस रीजन के लिए, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 दोनों ऑप्शन में आपको दे दे तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करता है, नेक्स्ट ये बात करता है कि इकोनॉमिक जस्टिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वन ऑफ द इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वन ऑफ द इंडियन प्रोवाइडेड इन। तो आपको बताना है कि कहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है। पहला, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, द प्रियम्बल एंड डीपीएसपी। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। देखिए, प्रियम्बल में तो बात करता है, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की। ठीक है, आप जैसे पढ़ेंगे तो आप ऐसा निमोनिक बनाइए JLEF। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो आ जाएगा। ठीक है, जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेगा, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस। तो प्रियम्बल तो होगा। फंडामेंटल राइट्स में है क्या, फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, इस पर जो राइट्स दिए हुए हैं 11 तो दिए गए हैं कि वो जस्टिसेबल नहीं, उसको आप कंपलसरी नहीं, बट आपको पूरा करना चाहिए। आपके लिए एक डिस्क्लेमर जैसा है, आपके लिए एक सजेशन जैसा कि आपको पूरा करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंट्री। ओके, तो नेक्स्ट क्या था, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज प्रियम्बल और डीपीएसपी में ही इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, ना कि फंडामेंटल राइट्स में। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल और सिविक राइट्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल एंड सिविक राइट्स की बात की जाती है, सिविक। ठीक है, नॉट द इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट की, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कंसिस्ट ऑफ नोट मोर देन 25 मेंबर। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि जब वो डेटा का यूज़ करता है यूपीएससी हमेशा, तो डेटा चेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पे 25 की जगह 30 लिख देता तो आपको नहीं पता चलता, बट मैं बोलूँगा कि पहले आप नॉलेज यूज़ करें, फिर उसके बाद एलिमिनेशन यूज़ करें। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल जो है 22 मेंबर हो सकते हैं, और लोकसभा से 15 है, और राज्यसभा से 7 है। ओके, तो ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 1 कट गया, इस पर 1 गया, बचा गया 2 3 एंड 3। 2 तो सही है, उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड देखते हैं, ऑडिटर एग्जामिन द रिपोर्ट। आपका ठीक है कि ऑडिटर जो होते हैं एग्जामिन द रिपोर्ट, CAG की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, जनरिक स्टेटमेंट है कि हाँ ऑडिटर ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, इस पर आंसर होगा 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Okay, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, कौन कौन से, पार्लियामेंट हो गया 2 हाउस, लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, पार्लियामेंट में और कौन, प्रेसिडेंट भी पार्ट होता है। ठीक है, तो
ये तीनों ये हो गए, ठीक है। और जब लोकसभा की अपन बात करते हैं तो लोकसभा तो कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी है कि भाई इतनी सीट है, 543 सीट है टोटल, ठीक है। तो इस लोकसभा एक ऐसा बड़ा हो गया, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जब आपका क्या बोलते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या आया था कि जो लोकसभा है उसकी 15% ऑफ द स्ट्रेंथ, जैसे ये बड़ा लोकसभा है तो 15% ऑफ द स्टेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी कुछ जो मेन लीडर्स होंगे उसके उस पर क्या बनेगा, कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही बार मेंशन है अंडर आर्टिकल बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 के अंडर जो है ऐड किया गया था, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लोकसभा हो गया, लोकसभा के अंदर क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या होता है आपका कैबिनेट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पाई चार्ट अगर अपन बनाए तो देखिए ऐसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम बना के बताता हूँ आपको मैं। ये हो गया आपका लोकसभा, ये हो गया आपका क्या हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये हो गया आपका कैबिनेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, एक ही बार मेंशन्ड है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 44 के अंडर आया था, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, मेंबर ऑफ द कैबिनेट और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन से, लोअर लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस हो गए। तो कैबिनेट का मेंबर जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होगा, बिल्कुल हो, क्योंकि वो लोकसभा का पार्ट है, तो ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। ये भी ठीक है कि जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक मिनिस्टर अपनी पोजीशन यूज़ कर रहे हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, जब सरकार गिर जाएगी तो ऑलरेडी का नहीं वर्क कर पाएंगे, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बढ़ता है, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ कैबिनेट जो है हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कर दिया। अगर आपको थर्ड बस आपने देख लिया होता तो यहाँ से ही आपका आंसर निकल आता, एलिमिनेट करके आप यहाँ पे मिल जाता। बट थोड़ा आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कैसा। अगर यहाँ पे देखिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिख देता सही हो जाता, बट उसने क्या किया हेड ऑफ द स्टेट, थोड़ा सा चेंजेस उसने कर दिया, ऑप्शन सेम के सेम रख दिया। तो आप जल्दबाजी में यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। देखिएगा ऊपर ये वेन डायग्राम बना हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा का पार्ट है और लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है तो रिस्पॉन्सिबल तो होंगे, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के करेंगे। थर्ड क्या है, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट, ठीक है। ये 75 सब क्लॉज 2 की बात करता है, ठीक है। और ये कौन सी बात करता है, प्राइम मिनिस्टर सर कम्युनिकेट करेगा, ये 78 की बात करता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 2 3 होगा, ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, 12th नंबर क्या बोल रहा है, 12th नंबर कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, अपन ने पहले ऊपर भी देखा था कि एनडीसी एक बार आ चुका था। एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो मैंने ये बताया था आपको, प्लानिंग कमीशन अलग बॉडी है। प्लानिंग कमीशन को जो प्लान्स होते थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एनडीसी था, तो ऑर्गन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन करके यहाँ पे गलत हो गया, तो आप फर्स्ट को एलिमिनेट करिए, ये हो गया, ये कटा 2 और 3 आंसर हो गया। आपको सेकंड और थर्ड पता हो या नहीं पता हो, कुछ भी नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना बेसिक पता है कि भाई ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ थी, ठीक है, दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का मेंशन नहीं था, ठीक है। फिर भी आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है कंकरेंट लिस्ट में रखी हुई हैं, ताकि पंचायत भी स्टेट्स भी प्लान कर पाएँ और पार्लियामेंट भी लॉ बना पाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब पार्लियामेंट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान। ये थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है कि स्टेट्स ने क्या किया, जब ये अमेंडमेंट आया इसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की प्लानिंग उन्होंने पंचायत को दे दी, पंचायत लेवल पे। तो ये ठीक है स्टेटमेंट, तो ये भी ठीक है, तो ये 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए कि अगर आपको पहले पता होता फर्स्ट ऑप्शन अगर गलत है तो आपको सही हो गया, तो वहाँ पे आपने आंसर निकाल लिया होता। अपन नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन अपने पास और बचे हैं। ये 2013 का पेपर था, ओके, ऑफिशियल यूपीएससी का पेपर था, उससे क्वेश्चंस अलग किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट मेंबर ऑफ द दैट हाउस,
कि भाई चेयरमैन जो होता है, जिसको आप वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, एंड डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो दोनों मेंबर नहीं होते, किसी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि द चेयरमैन जो होता है, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो तो मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का, ये बिल्कुल ठीक है। वो सॉरी राज्यसभा का, वो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। बट डिप्टी चेयरमैन जो होता है, वो पार्ट होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का ही मेंबर होता है जो इलेक्ट करके डिप्टी चेयरमैन बनता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बोथ करके, यहाँ पे दोनों इसलिए गलत हो गया। बाकी अगर डिप्टी चेयरमैन होता सिर्फ, मतलब सॉरी चेयरमैन होता तो सही हो गया था। डिप्टी चेयरमैन इज़ अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 एलिमिनेट कर दीजिए आप। ठीक। सेकंड पढ़ते हैं, वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट्स। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है, उस पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, प्लस आप बताएंगे कि इसके आगे कौन था और कौन मेंबर आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर होता है, असेंबली होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल पार्ट होता है, नहीं होता, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसको आपको यहाँ पे देखना है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया कि भाई पार्ट लेते हैं, और पार्ट नहीं ले पाते प्रेसिडेंट इलेक्शन में, बट जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो हाउस का पार्ट होता है, उसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर दोनों हाउस के पार्ट लेते हैं। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नेशनल नालसा है। ठीक है। नालसा 1987 की बात कर रहे हैं, नालसा की बात कर रहे हैं कि हाँ, इसका देखिए कि स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू देमसेल्फ टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है कि नालसा का ऑब्जेक्टिव यही है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अप्रोच नहीं कर पाते एडवोकेट्स वगैरह को, उनके लिए फ्री और प्रोवाइड की जाए सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और अदर पैरामीटर्स। ओके। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, इट इशू गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बॉडीज, एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट लेता है तो हाई कोर्ट फॉलो करता है, तो सेम नालसा में होता है कि भाई जो नालसा में जो नेशनल जो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी हो, जो नेशनल लेवल पर बॉडी होती है, वो स्टेट को गाइड करती है और स्टेट उसको फॉलो करते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या करना है, उसको स्टेट फॉलो करती है। स्टेट की जो बॉडीज़ होती है उसकी अंडर नालसा तो फॉलो करते हैं। कोई भी बॉडीज़, एग्जांपल अगर स्टेट है, स्टेट जो करेगा उसका लोग पंचायत लेवल पे उसको फॉलो करेंगे, और अगर पार्लियामेंट कुछ कर रहा है तो स्टेट फॉलो करते हैं। लॉ मेकिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आप देख रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तीसरा क्वेश्चन है और सेम ईयर पे आया था। तो आप ये बताइए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। पहला, इसका फंक्शन क्या था, कब बनाई गई थी, क्या फंक्शन के लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो इस पर देखते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। द चेयरमैन एंड फाइनेंस कमीशन जो बनता है, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 15-16 चल रहा है ना, 15 चल रहा है, तो क्या 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर आएंगे उस पर, 14 के आएंगे थे क्या? तो ये ऑप्शन हो गलत, फाइनेंस कमीशन नहीं आते चेयरमैन के, तो ये सेकंड ऑप्शन इज गलत। सेकंड को आप कट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो और क्या होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट रहते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और यूटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं इस पार्ट में। ठीक है। बट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन नहीं होगा। तो ये हो गया ऑप्शन। अपन ने देखा कि ये 2013 का पेपर है यूपीएससी का। ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेटिव कैसे हैं और इजी क्वेश्चन है, अगर बेस क्लियर है तो क्लियर हो जाता है। ये सेम पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ वाजीराम की साइट्स का, क्योंकि इस पर क्या है उन्होंने अलग से करके दे दिया, तो ये आपको कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए। ओके। अगर इसको डाउनलोड करना तो आप उसकी साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह सेम सीरीज़ ये चलेगी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट के लिए चलेगी। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं वीडियोज़ के थ्रू आपको तक पहुँचा दूँगा। बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है। होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, किसी न किसी की हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब, कमेंट, वो सब आपके हाथ पे ही है। थैंक यू।